मॉर्निंग बच्चों, कैसे सारे? बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों का आज नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है। विकर आप लोगों का कल कंप्लीट हो गया था मेरे ख्याल से, है ना? हाँ तो ठीक है, ये मैंने कल करा दिया था, ये आप लोग एक बार खुद से पढ़े। ये तो आप कर लीजिए। चलिए, आज नया चैप्टर लिपिड उपापचय, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड उपापचय क्या चीज है? इसमें हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। अगर लिपिड की बात की जाए तो लिपिड क्या है? एक वृहत अणु है। लिपिड क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। लेकिन ये जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड जो अपने पढ़े हैं, ये सब क्या थे? किसी एक यूनिट के, यानी कि किसी एक इकाई के क्या थे? बहुलक थे। जैसे कि बात करें आपके कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट किसके बहुलक है? मोनोसेक्राइड यूनिट्स के, है या नहीं है? सबसे पहले मोनोसेक्राइड होता है, फिर मोनोसेक्राइड के कई यूनिट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑलिगोसेक्राइड बनाते हैं, ऑलिगोसेक्राइड को पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। इस तरह से होता है नहीं होता है? इसका मतलब कि एक यूनिट के ये क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो लिपिड जो होते हैं वो किसी के बहुलक नहीं होते, ज्यादातर तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये भी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है भाई। अगर इसकी बात करी जाए लिपिड जो है, लिपिड इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, ये बात जब मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई थी तब मैंने वहां बताई थी कि जो फैट होते हैं, हमने कहा था, सॉरी रेस्पिरेशन, श्वसन जब पढ़ाया था तो श्वसन मैंने पढ़ाया था तब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ाया था, आर ब्रॉड क्यू। जिस बच्चे ने क्लास ली होगी उसको पता होगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि रिलीज्ड CO2 अपॉन कंज्यूम्ड O2, कितना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, श्वसन गुणांक क्या होता है कि कितना CO2 निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना CO2 वो निकाल रहे हैं और कितना वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो फैट होते हैं, इसका मतलब ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, बेसिकली श्वसन क्या चीज होती है? श्वसन किसी भी चीज का, किसी अणु का, किसी भी चीज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है नहीं होता है? अगर हम प्लांट्स में श्वसन की बात करें या प्लांट्स की बात ना करके हम हमारे अंदर बात करें, हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, ग्लूकोज हम लेते हैं, हम श्वसन करते हैं। तो श्वसन हम जब कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है? सिर्फ हमारे सेल्स को सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, वो किस में हेल्प कर रहा है? दरअसल भोजन के ऑक्सीडेशन में उसको हेल्प करता है। यही चीज होती है मेरे ख्याल से, ये जो बेसिक चीज आपको पता होगी कि प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और उसके बाद जब श्वसन होता है तो उस भोजन का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें निकलने वाली ऊर्जा का वो अपने अंदर होने वाली सभी मेटाबॉलिक, यानी कि सभी शारीरिक क्रियाओं में उसका इस्तेमाल करते हैं। यही चीज होती है भाई। तो ये भी क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो ये श्वसन गुणांक है, ये हम क्या बता रहे हैं? दर बता रहे हैं। किसकी दर बता रहे हैं? ऑक्सीडेशन की दर बता रहे हैं। तो अगर इसमें फैट होता है, अगर हम ये कहें कि कोई फैट है, कोई फैटी चीज है, कोई लिपिड है, अगर इसका ऑक्सीडेशन देखें या इसका हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखें, तो फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है ना बच्चों, वो बहुत कम होता है, यानी कि कुछ पॉइंटों में होता है। क्योंकि सीधी बात है भाई, ऑक्सीजन जो होती है वो नीचे क्या होती है? ज्यादा होती है, और निकलने वाली CO2 क्या होती है? कम होती है भाई। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ, जो फैट होता है, इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में स्वयं में ऑक्सीजन की कमी होती है। दो चीजें हो सकती हैं भाई। देखो, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो ऑब्वियस बात है उसको मैं खर्च कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे खर्च करने को बोल दिया जाए तो मैं नेगेटिव में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? भाई नीचे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? तो वही चीज है
क्योंकि लिपिड्स के पास, फैट के पास खुद का ऑक्सीजन नहीं होता है, इनको ऑक्सीजन कहाँ से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। इसी वजह से इनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 से क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 होता है, जबकि लिपिड में क्योंकि खुद के पास ऑक्सीजन नहीं होता है, उसकी संरचना में ऑक्सीजन की कमी होती है, इस वजह से उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 से क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम श्वसन गुणांक की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चर की, कि जो लिपिड होता है इसकी संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी इसमें पाया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो लिपिड है ये क्या है, एक विषमांगी अणु है। लिपिड क्या है, एक विषमांगी अणु है, हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिपिड एक विषमांगी अणु है, यानी कि हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल है। अच्छा, अगर लिपिड की बात करें, लिपिड जो शब्द है ये दिया किसने है, तो लिपिड शब्द दिया है साइंटिस्ट ब्लूर ने। लिपिड जो शब्द है ये दिया गया है वैज्ञानिक ब्लूर के द्वारा, वैज्ञानिक ब्लूर के द्वारा इसे दिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है बच्चों, इसको जो लिया गया है, लिपिड को लिया गया है ग्रीक शब्द, लिपिड को लिया गया है ग्रीक शब्द लाइपोज से। लिपिड को लिया गया है ग्रीक शब्द लाइपोज से, और लाइपोज का अर्थ होता है बेस। लाइपोज का अर्थ होता है बेस। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट करना चाहें तो ठीक है, वरना ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है श्वसन गुणांक। बता दीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो लिपिड होता है ये जल में क्या रहता है, घुलनशील या अघुलनशील? लिपिड जल में घुलनशील होगा या अघुलनशील होगा भाई? अघुलनशील होगा। तेल को घोल सकते हो क्या पानी में? नहीं घोल सकते ना। तो जल में क्या रहता है, ये अघुलनशील रहता है। किंतु कार्बनिक विलय में, कार्बनिक विलायकों जैसे क्या आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन एक्सेट्रा, इनमें ये क्या रहता है, इनमें घुलनशील रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए ऊर्जा की, भाई देखो हम ये बात जरूर करते हैं, हम ये बात जरूर करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका हम कहने का मतलब, इसका तात्पर्य ऊर्जा से नहीं होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अगर देखी जाए तो लिपिड में ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू किसके, कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन इसमें हम कहते क्यों है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए हमें कम मात्रा के ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें लिपिड का ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा इनटेक करनी पड़ती है। अगर मैं अपनी बात करूं और प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में भी ये है कि अगर उन्हें लिपिड को इस्तेमाल करना है ऊर्जा स्रोत के रूप में, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अच्छा स्रोत है, लेकिन मैं इसमें ऊर्जा के एवज में अगर हम लिखेंगे तो हम ये कहेंगे लिपिड द्वारा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, लिपिड द्वारा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा
प्राप्त होती है। लिपिड द्वारा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बात करें इसके प्राप्ति स्थल के बारे में कि ये कहां पाया जाता है। इसके प्राप्ति स्थल यानी कि इसके अकरेंस के बारे में कि लिपिड कहां पाया जाता है। तो आप सब जानते हैं बीजों में पाया जाता है लिपिड, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो सरसों का तेल बनता है किससे बनता है, बीज से ही तो बनता है कि नहीं बनता है। इसका मतलब उसमें क्या है, जितना भी असेंशियल ऑयल है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंशियल ऑयल, जो हमारा कमर्शियल लेवल पर भी काम आता है, या हम ये कह सकते हैं खाद्य पदार्थ में भी जो काम आता है, ये सब भी हमें किससे मिलता है, बीजों से मिलता है। तो हम ये कह देते हैं कि बीजों में होता है। और कहाँ होता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर है या नहीं है, भाई है, हमारी कोशिकाओं के अंदर भी लिपिड है। तो हम ये कह सकते हैं कोशिकाओं में या कोशिकाओं के संघटक के रूप में, कोशिकाओं के संघटक के रूप में। ठीक है। इसके अलावा और कहाँ, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं, ठीक है ना, उसमें भी बड़ा सारा लिपिड होता है। कहते ये बात कहा जाती है कि अगर आप सुबह 4 बादाम खा लें तो आपका मतलब, हम लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है कि अरे यार नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप 4 बादाम भी सुबह खा लेते हैं तो वो भी आपका ये मान लो एक ब्रेकफास्ट के बराबर ही है। अगर हम उसे किसके उसमें देखें, एनर्जी की तुलना में देखें। मैं वही बात बार बार आपसे कह रही हूँ कि हम किसकी तुलना में बात कर रहे हैं यहाँ, एनर्जी की तुलना में। अगर आप 4 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू खा लें तो आप लोगों को ये मान लो आराम से बहुत हैवी नाश्ता हो गया एनर्जी के रूप में। इतनी ही एनर्जी आपको क्या कौन देता है, जब आप भरपेट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमें क्या चाहिए, पेट भरा हुआ चाहिए, साइकोलॉजी होती है हमारी। नहीं, सही बात है, ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमें कब लगता है कि हमने खा लिया है, जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, ठीक है। तो सूखे मेवे, इसके अलावा और कहां पर, जंतुओं की एडिपोज टिश्यू। व्हाट इज द एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यू क्या होती है बच्चों, आपकी स्किन के नीचे लेयर है। भाई आप लोगों ने देखा सर्दियों में हमारी बॉडी वार्म रहती है कि नहीं रहती है? ऐसा क्यों होता है कि जरा सा हमने कपड़ा पहना और हमारी बॉडी वार्म हो गई, या जरा सा भी हम इतनी ठंड पड़ जाए, मान लो यहाँ तो चलो इतनी ठंड नहीं है, पर मैं आप लोगों को कश्मीर भेजूं तो मर जाओगे, जम जाओगे? नहीं, आपकी बॉडी खुद से क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। चाहे हमें ये लगता है कि कपड़े तो ऑब्वियस बात है पहनने पड़ेंगे, पर हमारी बॉडी क्या हो जाती है, खुद से वार्म हो जाती है। और उसका कारण क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है, इस स्किन के नीचे फैट की क्या पाई जाती है बच्चों, एक लेयर पाई जाती है। आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है, जंतुओं में एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के रूप में, ठीक है। तो ये इसके कुछ होते हैं प्राप्ति स्थल, और भी होते हैं, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बात कर ली कि बीजों में पाया जाता है, सूखे मेवे में होता है, कोशिकाओं के संघटक के रूप में कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतुओं की एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है ये, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ बताएं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन याद है सबको, यूनिवर्सल कंपोनेंट है भाई, सार्वजनिक कंपोनेंट है। चाहे तो प्लांट की सेल में कोशिका झिल्ली हो, चाहे किसी जंतु की कोशिका झिल्ली है, और चाहे किसी सूक्ष्म जीव की कोशिका झिल्ली है, सभी की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, बोलो? भूल गए? 2 लेयर्स, बाइलेयर होती हैं, 2 लिपिड की लेयर पाई जाती है जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बाइलेयर स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी में भी था आपके, और आपकी 12th क्लास में भी था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल पढ़े हैं ना? हाँ याद आ गया, मैडम सैंडविच का नाम सुनते याद आ गया, सुबह सुबह सैंडविच का नाम ले दिया आपने। चलिए गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, लिपिड की संरचना।
लिपिड की संरचना की अगर हम बात करें तो लिपिड जो होता है, जिसमें हम बात करें सरल लिपिड या सिंपल लिपिड की, जब हम बात करते हैं लिपिड किसका बना होता है, लिपिड बना होता है अल्कोहल प्लस फैटी एसिड का। लिपिड किसका बना होता है, अल्कोहल और फैटी एसिड का। और इस टाइप के जो लिपिड होते हैं, इस टाइप के जो लिपिड होते हैं, ज्यादातर ऐसे लिपिडों को बोला जाता है बच्चों सेपोनिफिएबल लिपिड्स। अभी बताती हूँ सेपोनिफिएबल लिपिड्स का मतलब क्या है। सेपोनिफिएबल लिपिड्स, सेपोनिफिएबल लिपिड्स यानी कि साबुनीकरण लिपिड। जो साबुन होता है ना, आप लोगों के घर में जो आप लोग नहा के आते हो सुबह सुबह, पता नहीं कौन कौन आता है नहा के, पर वो जो साबुन होता है, वो साबुन उसमें भी क्या मौजूद है, लिपिड मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो लिपिड होते हैं साबुनीकरण लिपिड इनको बोला जाता है। और जो साबुनीकरण लिपिड होते हैं वो ज्यादातर किसके बने होते हैं, अल्कोहल और फैटी एसिड के। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, एस्टर क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला बताओ मुझे। RCOO। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO। तो इनको क्या बोला जाता है, एस्टर भी इनको बोला जाता है, एस्टर। कैसे, आप यहां देखिएगा, एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं बता रही हूं, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल जो है, इस अल्कोहल में मैं एक सिंपल लिपिड की बात करूं या ज्यादातर लिपिड्स की बात करूं, तो ज्यादातर लिपिड्स में जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल होता है कौन सा, ग्लिसरॉल। ज्यादातर अल्कोहल कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है ठीक है ना, CH2OH, CHOH और CH2OH। और इसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, फैटी एसिड। और फैटी एसिड क्या है, RCOOH। होगा कि नहीं होगा, ये फैटी एसिड होगा भाई। तो देखो ये किस तरह से जुड़ता है, इस तरह से। इसकी जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है, तीन मॉलिक्यूल किसके, RCOOH के, और किससे जुड़ते हैं, ग्लिसरॉल से। और ग्लिसरॉल से जुड़ने के बाद क्या बना, एस्टर बना कि नहीं बना, RCOOR। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, और तीन मॉलिक्यूल किसके निकल जाते हैं, वाटर के। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसमें भी देखो क्या हो सकता है, इसमें दो टाइप के लिपिड हो सकते हैं। लिपिड दो टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं आपके सिंपल लिपिड, सरल लिपिड, और एक हो सकते हैं आपके मिक्स्ड लिपिड, यानी कि मिश्रित लिपिड। ठीक है, दो टाइप के आपके लिपिड हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके सिंपल लिपिड, सरल लिपिड जिन्हें हम कहते हैं, और एक हो सकते हैं आपके मिक्स्ड लिपिड, जिसे मिश्रित लिपिड हम कहेंगे। तो सिंपल लिपिड और मिक्स्ड लिपिड दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों, कि जो सिंपल लिपिड होते हैं ना, इनमें जुड़ने वाला जो ये R समूह है, ये कैसा होता है, एक होता है, यानी कि एक समान। ये जो आपका थ्री मॉलिक्यूल ऑफ RCOOH मैं जिससे बोल रही हूँ, इसमें होने वाले ये जो तीनों मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है, तीनों सेम है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये जो आपको बनाया है, ये तो क्या हो गया आपका सिंपल लिपिड, जब जिसमें लगा हुआ आपका R ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। और अगर यही R ग्रुप में क्या कर दूं, अलग कर दूं इस तरह से, ठीक है, अगर सभी जितने भी आपके जुड़ने वाले R ग्रुप हैं, अगर ये तीनों R ग्रुप कैसे हो जाएं, आपके अलग अलग हो जाएं, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड लिपिड। क्लियर है।
एक लाइन है जो नोट हम डालकर इसमें कह सकते हैं, पादपों में अधिकांश, पादपों में अधिकांश उदासीन लिपिड, पादपों में अधिकांश उदासीन लिपिड पाए जाते हैं। पादपों में अधिकांश उदासीन लिपिड पाए जाते हैं। इन उदासीन लिपिड को ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड, इन उदासीन लिपिड को ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड कहा जाता है। आप बस इतना याद रखें, कहा जाता है। इन उदासीन लिपिड को ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड भी कहा जाता है। देखो बच्चों, एक चीज है कि ज्यादातर जो लिपिड्स होते हैं इनमें जुड़ने वाला जो अल्कोहल समूह है वो ग्लिसरॉल होता है। लेकिन फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि ज्यादातर, हमेशा नहीं, ठीक है, हमेशा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी लिपिड्स होते हैं जिनमें एक लंबी चेन युक्त, लंबी श्रृंखला युक्त, इस तरह से लिख सकते हैं हम चाहो तो, कि कुछ लिपिड में लंबी श्रृंखला युक्त अल्कोहल पाया जाता है। कुछ लिपिड में लंबी श्रृंखला युक्त अल्कोहल पाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल जो इसमें जुड़ता है, हमने बोला लिपिड की स्ट्रक्चर में दो मेन चीजें होती हैं, एक होती है अल्कोहल और एक होता है फैटी एसिड। अल्कोहल में हमने कह दिया कि ज्यादातर जितने भी लिपिड होते हैं उनमें जो अल्कोहल होता है वो होता है ग्लिसरॉल, लेकिन कुछ एक आध ऐसे लिपिड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल ना होकर कुछ लंबी श्रृंखला युक्त अल्कोहल भी पाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे वसा अम्लों की, यानी कि फैटी एसिड की, अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है समान भी हो और हो सकता है अलग भी हो, लेकिन ये जो होते हैं लंबी श्रृंखला युक्त होते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, लंबी श्रृंखला युक्त होते हैं। और इनमें एक खासियत होती है कि ज्यादातर जुड़ने वाले जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये इवन नंबर में होते हैं। इवन नंबर यानी कि 2 की इकाइयों के रूप में होते हैं ज्यादातर। और इनका अगर मैं नंबर की बात करूं, फैटी एसिड के नंबर की बात करूं, तो इनका जो नंबर जाता है वो 6 से 30 का जाता है। यानी कि इतनी लंबी श्रृंखला, 6 कार्बन से लेकर 30 कार्बन तक की श्रृंखला के फैटी एसिड जुड़ सकते हैं लिपिड में। और ज्यादातर जो जुड़े जाते हैं, या ज्यादातर जो लिपिड हमारे जो अभी तक पहचाने जा चुके हैं, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनकी संरचना को पढ़ा जा चुका है, उनमें ये देखा गया है कि ज्यादातर कितने हैं, 16 से 18 कार्बन युक्त लिपिड्स होते हैं। यानी कि 16 से 18 कार्बन युक्त फैटी एसिड लिपिड्स में पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि एक नंबर है कि 6 से 30, यानी कि कुछ 30 के भी स्ट्रक्चर देखा गया है और कुछ 6 का भी देखा गया है, 6 कार्बन युक्त वसा अम्लों का भी स्ट्रक्चर देखा गया है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जो लिपिड में जो वसा अम्ल जुड़ते हैं उनमें ज्यादातर स्ट्रक्चर किसकी है, 16 से 18 कार्बन युक्त की है। चाहो तो इसे नोट डाल के एक बात हम इसमें लिख सकते हैं, वसा में, या लिपिड्स लिखो, लिपिड्स में पाए जाने वाले अम्ल, पाए जाने वाले अम्ल सामान्यतः अशाखित लंबी श्रृंखला युक्त होते हैं। सामान्यतः अशाखित लंबी श्रृंखला युक्त होते हैं और इनमें कार्बन की संख्या सम होती है। और इनमें कार्बन की संख्या सम यानी इवन,
और इनमें कार्बन की संख्या सम होती है। वसा अम्लों में कार्बन की संख्या, वसा अम्लों में कार्बन की संख्या 6 से 30 हो सकती है, 6 से 30 तक हो सकती है, परंतु अधिकांशतः 16 से 18 होती है, परंतु अधिकांशतः 16 से 18 होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, हमने बात कर ली स्ट्रक्चर में अल्कोहल की और उसमें जुड़ने वाले फैटी एसिड की। अब इसी के आधार पर ये जो इसमें फैटी एसिड जुड़ रहे हैं, इन फैटी एसिड के आधार पर ही लिपिड्स को डिवाइड भी किया गया है। किस किस के बीच में? एक तो होता है सैचुरेटेड लिपिड। सैचुरेटेड लिपिड मतलब संतृप्त लिपिड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। पता होगा मेरे ख्याल से आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड उसी को कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त लिपिड, संतृप्ति कहते हैं भाई। दूसरे अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, असंतृप्ति कहते हैं ना। तीसरे शाखित लिपिड, ब्रांच्ड, और चौथे चक्रिक लिपिड, साइक्लिक लिपिड। लिपिड्स को 4 में विभाजित किया गया है, 4 समूहों में। किसके आधार पर? वसा अम्लों के आधार पर। ठीक है, आपको नाम से समझ में आ रहा है। सबसे पहला सैचुरेटेड लिपिड, संतृप्त लिपिड, यानी कि ऐसे लिपिड जिनमें जुड़ने वाले जितने भी वसा अम्ल होंगे सभी कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होगा, सभी के पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे लिपिड क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड लिपिड। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, इन वसा अम्लों में एकक बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड, एकक बंध होते हैं। इनमें द्विबंध नहीं पाए जाते, इनमें द्विबंध नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनका जो सैचुरेटेड लिपिड, संतृप्त लिपिड का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? RCOOH, और जिसमें से जो R रहता है इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है CH3CH2 की पावर n। n क्या हो सकता है? उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 1 से लेकर 24 तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो R का क्या लिखा जाता है? CH3CH2 की पावर n, और इसका अगर फॉर्मूला देखें लिपिड का तो वो होता है RCOOH। एक नोट डाल के इसमें बात लिखेंगे हम। जंतुओं में अधिकांशतः संतृप्त लिपिड पाए जाते हैं। जंतुओं में अधिकांशतः संतृप्त वसा या संतृप्त लिपिड पाए जाते हैं। एक पॉइंट और, अब भाई देखो सीधी बात है, आपका एक मान लो 30 कार्बन युक्त, कार्बन श्रृंखला युक्त आपकी पूरी एक चेन है, तो आपको इसको वर्गीकरण, इसको नामकरण भी तो करना होगा। मान लो अगर मुझे इसको नामकरण देना है तो इसको नामकरण, तो इसका जो गिने जाते हैं जैसे R R R R इस तरह से CH3 COOH तक है, तो हम जो इसको 1 नंबर देते हैं वो शुरू से नहीं देते, कहां से देते हैं? कार्बन समूह में। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें नामकरण कार्बोक्सी सिरे से प्रारंभ किया जाता है। इसमें नामकरण कार्बोक्सी सिरे से प्रारंभ किया जाता है।
ठीक है भाई, चलिए दूसरा है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त लिपिड। दूसरी बात करते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड की। तो नाम से समझ में आ रहा है ये कैसे लिपिड हैं जिनमें आपको क्या मिलेंगे, द्विबंध। तो इसमें हम कहेंगे इन वसा अम्लों में द्विबंध पाए जाते हैं, इन वसा अम्लों में द्विबंध पाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगता है, कम टेम्परेचर लगता है? कम लगता है, वेरी गुड। नहीं तो जनरली बच्चों का क्या रहता है कि मैडम डबल बॉन्ड है तो ज्यादा मेहनत लगेगी, एक को तोड़ने में दो फिर वो वाला हिसाब करते हैं, एक लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा कम ताकत, दो लकड़ी को तोड़ने में तो वो यहाँ मत लगाना, ठीक है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर जरूरत होती है। तो इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, वो ज्यादा रहेगा सैचुरेटेड के कंपैरिजन में या कम रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे कि इसका गलनांक या इनका गलनांक संतृप्त की अपेक्षा कम होता है, इनका गलनांक संतृप्त की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट, जैसे हमने बात करी संतृप्त लिपिड की, संतृप्त वसा की, तो संतृप्त वसा हमें कहां मिल रहा था? ज्यादातर जंतुओं में, ठीक है। जबकि असंतृप्त वसा हमें ज्यादातर कहां मिलता है? पादपों में। तो लिखेंगे ये मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं, ये मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे ओलिक अम्ल यानी कि ओलिक एसिड, सुना होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने नाम, ठीक है। लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। चलिए बच्चों पहले एक बार क्लास रिज्वाइन कर लीजिए।